तो न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस के आंकड़े लोकसभा चुनाव 2024 के आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का आपको बेसब्री से इंतजार होगा, बस थोड़ा सा इंतजार और करिए। आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, बहुत दिलचस्प है। मैं आपसे शाम से कह रहा हूं, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आंकड़े जब मेरे पास आए थे मुझे भी बहुत हैरानी हुई। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी इतनी सीटें जीत रही है, इतना वोट परसेंट ला रही है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बीजेपी हालांकि दावा कर रही थी लगातार, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। और अब अगर तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, साउथ के राज्यों में, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, बंगाल, जहां पर माना जा रहा था बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा, अगर वहां भी नुकसान होने के बजाय कुछ राज्यों में बीजेपी फायदा कर रही है और वोट परसेंट बढ़ा ले जा रही है, नए एवेन्यूज अपने लिए खोल रही है और पैन इंडिया पार्टी सही मायनों में बन रही है। पहले कहा जाता था उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी बेल्ट की पार्टी, अगर दक्षिण में भी दूसरे नंबर की और पहले नंबर की पार्टी बन रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जनादेश क्या है। संदेश बिल्कुल साफ है। ओडिशा, जहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन रही है लोकसभा में, असेंबली इलेक्शन में अगर उसकी सरकार आ गई तो सोचिए। मेरे साथ अनंत विजय अभी अभी जुड़े हैं, उससे पहले हम लगातार बात कर ही रहे थे। अनंत विजय 323 सीटें बोल रहे हैं लगातार बीजेपी के लिए। और फिलहाल अनंत, आपका क्या अभी तक जो आंकड़े आए हैं, मेरे ख्याल से आप और हम गलत तो हुए, मैं भी गलत हूं। मैंने भी कहा था 303 + 20 उस रेंज में होना चाहिए बीजेपी का, पर इस लिहाज से तो ये 350 जा रहा है। हाँ, ये आश्चर्यजनक है। मुझे भी लगता है, हमने भी इतनी कल्पना नहीं की थी 323, लेकिन ये क्या बीजेपी 350 अकेले जा रही है? इस ट्रेंड कैसे लगता है? आप देखिए, गिनिए इसको। हाँ, मैं भी टोटल करके आपको बताता हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु में 10 सीटें हैं, तमिलनाडु में, केरल में भी। तमिलनाडु और केरल में अगर 14 सीट आप दे रहे हैं तो फिर तो 400 पार है, फिर तो 450 भी पार हो सकता है, फिर तो 84 का रिकॉर्ड टूट सकता है। मैं ये कह रहा हूं, अगर तमिलनाडु में 10 सीट और केरल में 4 सीट तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। अब प्रतीक्षा हमें ये करनी चाहिए कि कब से बेचारे ईवीएम की शामत आती है। ईवीएम में गड़बड़ी थी, उसको हैक कर लिया गया। दिग्विजय सिंह जी माहौल बना ही रहे थे 2-4 दिन से, कपिल सिब्बल भी माहौल बना रहे थे ईवीएम का मशीन लेके। तो मुझे लगता है, खैर अभी आंकड़ों पे बात करने का समय है, लेकिन हमें थोड़ा दर्शकों को ये, अभी मैं देख रहा था कि आरजेडी की तरफ से भी एक कुछ ऐसा ट्वीट आया है उसके एक नेता की तरफ से। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वोट चला है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि, कुछ लोग ये कहते हैं मेरे ख्याल से कि अगर कोई लहर नहीं है तो स्टेटस को मेंटेन रहती है। मैं हमेशा एक बात कह रहा हूं, आपके साथ भी मैंने कई बार बात की कि हम लोग जनरली, देखिए नलिनी जी को छोड़ के यहां कोई फीमेल नहीं है, तो महिलाएं क्या सोच रही हैं पूरे देश भर में, वो कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था। दिल्ली के खास तौर पे स्टूडियोज में, जो सेक्टर 16A वाला स्टूडियो फिल्म सिटी में महिलाओं की आवाज नहीं पहुंच रही थी। महिलाएं क्या सोच रही हैं, किस प्रकार से शौचालय और प्रधानमंत्री एक सेकंड। साधना भारती, आशुतोष वर्मा, रीना गुप्ता, यहां तुहिन सिन्हा। लेकिन नमस्कार, लेकिन मुझे पता है आपको भी इंतजार है आशुतोष, मुझे पता है आपको भी साधना भारती इंतजार होगा, रीना भी जानना चाहेंगी, तुहिन सिन्हा भी। उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। 80 में से 49% वोट इस बार बीजेपी गठबंधन जीतेगा। एनडीए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 37% और अदर्स जिसमें बीएसपी है उसको 14%। और अब सीटें बिना देरी के 68 सीटें बीजेपी गठबंधन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। 70 के करीब बीजेपी कह रही थी 70+ होगा, 68 हो सकता है ±7। इंडिया गठबंधन 12, अदर 0, यानी बीएसपी का इस बार भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वोट लेंगी लेकिन सीटें नहीं। समाजवादी और कांग्रेस मिलकर 12 और एनडीए 68। पिछली बार 62 था, एसपी बीएसपी मिलकर लड़े थे। इस बार जाहिर है, एक ये लॉजिक समझ में आता है कि जब बीएसपी अलग लड़ रही है उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ और बीजेपी ने अपनी सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ा ली। स्क्रीन पर यूपी की सीटें रखिएगा। साधना भारती, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, बार बार न्यूज 24 पे एक बात कही जा रही है और मैं उसे दोहराना चाहूंगी कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो मुझे लगता है 4 जून का इंतजार कीजिए। और मैं इन एग्जिट पोल को इसलिए नकारना अवश्य चाहूंगी, बिल्कुल दमदारी के साथ, क्योंकि लगातार मैं एक स्टार प्रचारक के रूप में भी प्रचार करके आ रही हूँ। चुनाव में राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हुई और भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं। तो जो हवा और रुख हमने देखा है जनता का, तो वो तो एनडीए गठबंधन के खिलाफ है।
क्योंकि इनका ठगबंधन लगातार जिस तरीके का अभी कह रहे थे मुझसे पूर्व वक्ता की महिलाओं का क्या रुख है जानना आवश्यक है। तो प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी को मुझे लगता है कोई भी महिला वोट नहीं देना चाहेगी। ब्रजभूषण शरण अरे सिंह के बेटे कर्नाटक को में जो तो पार्टी जबरदस्त लड़ाई हुआ जाए- है। कर्नाटक में आप कह रहे थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, 10 सीट पे रुक जाएगी। कर्नाटक में नहीं तो बीजेपी कहाँ हुआ 24 है जीत अभी? रही है, बीजेपी अरे जेडीएस मिलकर 24। आदरणीय मानक जी, कुछ नहीं हुआ है अभी, होगा 4 जून को, इंतजार तो कीजिए। आप कह रहे हो गया, एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल मान ले क्या? एग्जिट पोल क्या हमेशा सच हुए हैं? ऐसा कई बार हुआ है, उसके उलट नतीजे आए हैं। इस सही बार भी कह रहे हैं ऐसा ही आप। होगा, इंतजार कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंतजार आप। कीजिए। लेकिन साधना, सारे के सारे एग्जिट पोल जो हैं आज एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या सारे गलत हो जाएंगे क्या? कि 2004 में भी कुछ इशारा किया जा रहा था, उस समय पर क्या हुआ था आप मुझे बता दीजिए। सही कह रही हैं आप, सारे के बिल्कुल सारे सही। एग्जिट पोल मैं एक ही आपसे तरफ इशारा सहमत हूं, कर रहे देखिए बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये संभावना तो हमेशा रहती है, क्या पता ईवीएम में बिल्कुल। क्या है। आशुतोष वर्मा, आशुतोष भाई 68, 68, आप कह रहे थे 50 इंडिया गठबंधन, क्या हो रहा है ये? नहीं मानक जी, मैंने कभी गिनती नहीं बोली, लेकिन हाँ ये जरूर है। आपके नेता ने कहा, मतलब आपने कहा 50 प्लस जीतेंगे। अगर आपके हम खाली एग्जिट पोल पे कमेंट करें तो 12 सीट लेके तो ये काफी हताशा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी 14 सीट को चुनाव खत्म हुए मात्र 2 या 3 घंटे हुए हैं, और एग्जिट पोल उस 14 सीटों का कैसे आया ये खैर मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात आ जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आ जाता है। ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हुआ है। इस पे कम से कम 5 से 7% का इंक्रीमेंट इंडिया गठबंधन को भी और मिलेगा, क्योंकि जमीन पे जो स्थितियां हैं वो बहुत ही अंडर करंट की तरीके से उत्तर प्रदेश में चली है। और मैं बार बार मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग और खासकर दलित वर्ग जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए एकजुट हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो जमीन पे जो हम लोग देख रहे हैं वो एक माया, वो एक भ्रम हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि जब इतने लोग खड़े हुए हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 68 सीटें किस तरीके से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्योंकि ये वास्तविकता से परे मुझे बिल्कुल दिख रहा है। और मैं आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं किसी को एग्जिट पोल को निगेटिव में नहीं रखता हूं, लेकिन डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है। नहीं, आपका पूरा हक है। नहीं, आशुतोष आपका पूरा हक है। हम यहाँ की बिल्कुल आप सवाल उठा सकते हैं एग्जिट पोल्स पर। एग्जिट पोल जैसे मैंने कहा ना, अरे एग्जिट पोल है भाई, एग्जैक्ट पोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक सैंपल होता है। मैं आपके चाणक्य की बात कर रहा हूं। अगर 12 सीट को मोटा मोटा मान लिया जाए तो ये लोग विधानसभा की 60 सीटें हुई। हम इसकी दुगनी सीटों पे ऑलरेडी हम अभी 1 से 2 साल पहले चुनाव जीत नहीं, वो विधानसभा था ना, यही तो फर्क है। ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। क्या मोदी योगी की जोड़ी का जादू लगता है इन आंकड़ों में चल गया? नहीं मानक जी, ये कभी नहीं है। ये प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का था। ये लोकतंत्र के लिए जिस लड़ाई लड़ी गई है, मैं तो पूरा कहता हूं, सारे पोल पंडित शुरुआत में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे ज्यादा कैंडिडेट पिक करके एक सबसे बड़ा ब्लंडर किया है। और जमीन पे उनके जो कैंडिडेट थे, जो पिछले 10 साल से वो सांसद थे, उनके खिलाफ एक भारी एंटी इनकम्बेंसी है। ये आप किसी भी जिले में चले जाइए। तो अगर मान लीजिए इसके बाद भी, अगर आपकी बात में मान भी लेता हूं 12 सीटें आ रही है, तो ये वाकई अपने आप में देखने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, ये तो जमीन से बिल्कुल विरुद्ध है। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आपके उसको नहीं निकालता हूं, लेकिन मैं मानता हूं इसमें कम से कम 15 से 20 सीटें अभी जुड़ेंगी। और भारतीय, ये बहुत क्लोज नेक टू नेक फाइट है उत्तर प्रदेश में। आप मानिए ये बाइपोलर चुनाव है। बाइपोलर चुनाव में आखिरी टेबल तक 10 से 20 हजार का डिफरेंसेस आता है। और इतना क्लियर कट पॉलिस्टर कर पाना, मैं मानता हूं कि सबसे कठिन चुनाव है पॉलिस्टर्स के लिए होगा, क्योंकि इतनी नेक टू नेक चुनाव है। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए आशुतोष, मैं आपकी जानकारी के लिए बस बता देता हूं कि ज्यादातर एग्जिट पोल 90% से ज्यादा बिल्कुल यही ट्रेंड दिखा रहे हैं। हो सकता है गलत हो, मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही हो जाएंगे, हमें क्या पता, गलत हो जाते हैं, लेकिन 90% सारे के सारे एग्जिट पोल ये स्टैटिकल साइंटिफिक मेथड है। मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि हम लोगों ने जमीन पे काम किया है, देखा है, और कहीं ना कहीं ये देखा है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं है तो। ओके, ऑल राइट, रीना गुप्ता। ओके, रीना गुप्ता, रीना, दिल्ली और पंजाब, आप हैरान हैं, निराश हैं, या अभी भी होपफुल हैं कि 4 जून को ये आंकड़े गलत हो जाएंगे? पंजाब में आपको सिर्फ 2 सीटें आ रही हैं और बाकी सीटें बीजेपी और कांग्रेस ले जा रहे हैं, और दिल्ली में आपको और कांग्रेस को मिलाकर सिर्फ 1। मानक, हम निराश क्यों होंगे? हम तो कॉन्फिडेंट हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं। अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई जिसमें सारे हमारे शीर्ष नेता मिले और सबने मिलके जो टोटल किया
इंडिया गठबंधन की 295 सीट्स आने वाली हैं। एग्जिट पोल में आप कुछ भी दिखा लीजिए, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी 2022 का जो पंजाब का एग्जिट पोल था वो हमें 50 सीटें दे रहा था। फाइनली हमारी 92 सीटें आई थी पंजाब में, तो इतना डिफरेंस था 50 से 92 का। तो एग्जिट पोल कहीं से भी फाइनल नहीं होता है। और किस तरह से आज एग्जिट पोल में आप देखिए, जहां की साउथ इंडिया में जब हर कोई जो ग्राउंड पे काम कर रहा था वो कह रहा था भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल अलग आ रहे हैं। आप देखिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही थी, प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, उन्हीं के हाव भाव से पता चल रहा था कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, कि कभी वो मटन की, कभी वो मंगलसूत्र की, कभी मुगल की बात कर रहे थे। ओके रीना, लेकिन देखिए अब ये सारी बातें तो हो गई पुरानी, अब तो वोट जो है ईवीएम में बंद हो गया। अगर ये आंकड़े सही हो गए रीना, मान लीजिए, और अगर आप मान भी लेंगी तो आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वोटिंग अब बची नहीं है, खत्म हो चुकी है, और असेंबली इलेक्शन अभी नहीं है दिल्ली और पंजाब में। इसलिए पूछ रहा हूं, मान लीजिए ये आंकड़े सही हो गए, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या, कौन सा मुद्दा था चल गया, और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का मुद्दा क्यों नहीं चला? मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं मानक, क्योंकि मैंने दोनों पंजाब और दिल्ली में चुनाव प्रचार किया है। मुझे पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एंगर का माहौल था। दिल्ली में इनको अपने 6 कैंडिडेट क्यों बदलने पड़े? अगर ये श्योर होते कि हम दिल्ली में जीतने वाले हैं, हमने इतना बढ़िया काम किया, इनके सातों सांसद दिल्ली के, पर ये जब जहां बदलते हैं वहां भी जीत जाते हैं। गुजरात याद करिए, पूरी सरकार बदल दी थी, वहां भी जीत गए थे। हो सकता है जो बदलने के इनका एक टैक्टिक है वो चल गया हो। देखिए, गुजरात में मैं मानती हूं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग रही है, वो उनका होम ग्राउंड है, वहां पे वो स्ट्रांग रहे हैं। लेकिन दिल्ली और पंजाब में तो कोई सवाल ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट आए। मानक आप देखिए 4 तारीख को ये सारे एग्जिट एक भी सीट आए। अब आप ईमानदारी से बात नहीं कर रही हैं। देखिए, अगर आप ये कह रही हैं 13 और 7 20 में से बीजेपी को 0 आ रहा है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल 0 आ रहा है, 13 और 7 में से बीजेपी को 0 आ रहा है। चलिए ठीक है, गठबंधन प्लस एक आपकी चंडीगढ़ की 21 सीट जो है पंजाब और दिल्ली और चंडीगढ़ की, वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। ठीक है, ओके। तुहिन सिन्हा, मैं आपके पास आखिर में इसीलिए आया। तुहिन सिन्हा, आपने सबका रिएक्शन सुन लिया। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, इन सबकी बोलतियां बंद तो नहीं कर देंगे, और मीडिया की भी, अगर इतना बड़ा बहुमत आ गया तो? यही बहस चल रही थी थोड़ी देर पहले स्टूडियो में। पिछले 3 महीने से ये लोग रट लगा रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो मेरे ख्याल से आज इन्हें भी मान लेना चाहिए कि जनता ने मत बना लिया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनको हराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, एक जो जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ भ्रष्टाचार इन्होंने पूरे देश में फैलाया था, ये उसके विरुद्ध इनको सजा मिल रही है। दूसरी बात, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने हिंसात्मक रूप से जो हिंसा का परिचय आज भी दिया है बंगाल में, हर वक्त देती आई है चुनाव के दौरान, और जिस प्रकार से संदेश खाली में जिस प्रकार से उन्होंने एक मुजरिम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, विपक्ष मानता, ये देश मानता है कि यह विपक्ष जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वाकई ये नंबर्स आते हैं तो ये मैंडेट अगले 10 वर्षों के लिए है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो नए राज्यों में जहां पर दक्षिण में जो बढ़त हमें मिल रही है, तमिलनाडु में आप 10 सीटें दे रहे हैं, केरल में 4 सीटें दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 2029 में एक स्वीप जो है वहां पर अपेक्षित हो सकता है। अच्छा हुआ आपने ये बता दिया कि 29 में स्वीप होगा, वरना मैं ये समझा कि शायद अगला चुनाव होगा ही नहीं। हम तो 10 साल, आपने कहा 10 साल का मैंडेट है। ये तो इशारा नहीं कर रहे कि चुनाव होगा ही नहीं अगली बार, होगा ना? अब आप विपक्ष की तरफ बात कर रहे हैं। सवाल मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है अभी 4 महीने में चुनाव होंगे। अभी 4 महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, 6 महीने में झारखंड में होने, 8 महीने में दिल्ली में होने, तो अभी तो चुनाव ही चुनाव सारे होंगे ना? सब की बात है, कोई शक? दोबारा बोल दीजिए, हौसला हो जाएगा। जनता बताती रहती है आपको। विनोद जी, एक सवाल आपसे। परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मोदी का मुद्दा जो उन्होंने खूब जोर शोर से उठाया, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, राष्ट्रवाद छोड़ दीजिए, पुराना हो गया, वो तो उनका पक्का एक मुद्दा है ही है। परिवारवाद भ्रष्टाचार का मुद्दा, अगर ये आंकड़े सही हैं, इसका मतलब जबरदस्त चल गया। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ एक इलेक्शन में चला था, बॉफर्स स्कैम वाले में। उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा 2014 में, यस,
2014 भी आई स्टैंड करेक्टेड। 2014 में जो बन गई थी हवा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसका बहुत अच्छा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो जमीन से नदारद हो गई। वो सिंगल हॉर्स रेस नजर आने लगी कि एक ही घोड़ा दौड़ रहा है और जीतना उसी ने था, क्योंकि कांग्रेस जमीन में थी नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश में थी नहीं। तो लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना प्रखर मुद्दा होता तो जगन मोहन के जीतने की कोई बात ही नहीं थी। मानक जी, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूं, क्योंकि विनोद जी बड़े सीनियर हैं, क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं कि एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है एक भ्रष्ट विपक्ष के खिलाफ? हम इसको वैसे भी देख सकते हैं। नहीं, यू कैन से दैट, यू सी, अगर आंकड़े आएंगे तो आपको कहने का हक होगा। देखिए तो विश्लेषण उसी तरह होगा। अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि जीत रहे हैं तो यू हैव टू बी हम्बल इन योर विक्ट्री। मैं हमेशा तो आप ये कहिए कि प्रो इनकम्बेंसी वोट है। विनोद जी, वन सेकंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तुहिन सिन्हा पर्सनली इज आल्सो वेरी हम्बल मैन, मुझे पता है। और जो इन्होंने बात कही, हाँ। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर ऐसा प्रचंड बहुमत आ रहा है लगातार तीसरी बार विनोद जी, तो ये इसको प्रो इनकम्बेंसी क्यों ना माना जाए, और इसको ऐसे क्यों ना माना जाए कि विपक्ष के खिलाफ मोदी ने जो मुद्दे उठाए, जो मैंने सवाल पूछा परिवारवाद और भ्रष्टाचार का, वो जनता को पसंद आए। देखिए, वी कैन कम टू दिस डिस्कशन। ये डिस्कशन हम सीरियसली कर सकते हैं 4 तारीख को, नहीं बल्कि 5 को, जब हमारे सामने आंकड़े होंगे हमारी मेज पे। दूसरी बात, सिन्हा साहब, आपके आने से पहले यहाँ चर्चा हो रही थी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती हुई भी नजर आ रही है, वहां उसकी जो वोट परसेंटेज है उसमें अप्रिशिएबल डिक्लाइन है। डिस्पाइट दैट वो जीत रही है, क्योंकि जो रिलेटिव इंक्रीज इन वोट शेयर होना चाहिए वो उतना अभी विपक्ष का नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी, अगर ये इलेक्शन के रिजल्ट सही ऐसे ही उतरते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रो इनकम्बेंसी वोट है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए की लीडरशिप के लिए प्रो इनकम्बेंसी वोट है। उतना पार्टी के लिए नहीं, उसकी गवर्नमेंट्स के लिए नहीं, जितना लीडरशिप के लिए, सेंट्रल लीडरशिप के लिए। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये कह देना कि दिस इज अ वोट अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफ द डे, तो वो थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि 5 तारीख को जब मैं आपसे मिलूंगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, उस दिन मैं यही कहूंगा कि ये विकसित भारत अगले 20 साल के लिए वोट है। नहीं, देखिए, वो हो सकता है। ये फैक्ट है कि पिछले 2 सालों से हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जब आरोप लगेंगे और जब आरोप प्रत्यारोप होंगे तो स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आपने ऑपोजिशन के लीडर्स को चुन चुन के जेल भेजा है भाई, उन पर केस चलाए हैं, उनमें से कुछ को अपनी पार्टी में आपने लिया और फिर उनके केसेस को कैसे बता रहे हैं? हमने चुन चुन के नहीं भेजा। 1.5 साल से अगर मनीष सिसोदिया, तो 3 बार उनकी बेल पिटिशन रिजेक्ट हुई है, और क्या कारण बने थे? ठीक है साहब, सिरा साहब, देखिए ये आर्गुमेंट वैसे विनोद जी अच्छा आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि ये आर्गुमेंट कोई जीत नहीं सकता, ये जो करप्शन वाला। और वैसे भी विनोद जी, मैं एक दूसरी लॉजिक बताता हूं आपको, 30 सेकंड दीजिए मुझे। लालू यादव कब गिरफ्तार हुए थे? 1997 में चारा घोटाले में। ये शिबू सोरेन कब गिरफ्तार हुए थे? 2006 में जेएमएम ब्राइबरी केस में। कनिमोझी जो है 2G केस में 2011। तब किसकी सरकार थी? तब जो लोकतंत्र है वो खतरे में थी या नहीं? तो ये लोग, कई लोग जो हैं, मतलब मुझे आज कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग जो हैं विपक्ष में जो है वो आदतन अपराधी हैं। रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हम तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कैसे चारा घोटाला में गिरफ्तार होना कैसे गलत है? आप आरजेडी की भी प्रवक्ता यहाँ पे चारा घोटाले में वो कन्विक्टेड हो चुके हैं, तो वो गलत कैसे था? कांग्रेस ने गलती की, उसका अंजाम भुगता। Why don't you learn from the experience of the Congress? क्या गलती की? अगर सही किया, अगर लालू यादव को चारा घोटाले में अरेस्ट किया गया, वो गलत कैसे था? वो तो कन्विक्ट हुआ उसके बाद। ठीक है, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज विद करप्शन की बात कर रहे हैं जनाब। हम ये कह रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि आप वॉशिंग मशीन है, मैं वो क्लिशेज इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन आप वो एक्सपीडियंसी दिखाते हैं कि उन लोगों को ले आते हैं जिनके चलते आपको फायदा हो सकता है क्षेत्रों में, प्रदेशों में, और उनकी जो करिकुलम विटे है उस पर आप नजर ज्यादा नहीं रखते। ये तो प्रूवन फैक्ट है विनोद जी, बिल्कुल सही है। इतने सारे लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब जनता किसी के साथ होती है तो फिर वो गलत भी सही हो जाता है। राजीव रंजन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव की तबीयत आज थोड़ी नासाज है। राजीव, आप जगह जगह घूमे, शाम को मैं आपसे पूछ भी रहा था क्या होने वाला है। ये जो आंकड़े आए राजीव, उत्तर प्रदेश और जहां जहां आप घूमे, आपको हैरानी हो रही है राजीव? देखिए मानक, 5 बजे जब एग्जिट पोल आने से पहले आपने शुरू किया था, तो मैंने सबसे पहले कहा कि कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी,
और उसे मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उसकी बहुत सारी वजह है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को 5 किलो राशन या हिंदू मुस्लिम या किसी एक चीज़ पे बांध देना उनकी जीत को छोटा करना है। मैं पिछले 2, ढाई, 3 महीने 4 महीने से, आपको पता है कि नोएडा से बाहर हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, कभी कभी गया हूँ। जिन जिन राज्यों में गया, मैं पूरे देश में नहीं गया इसलिए मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूँ, जिन जिन राज्यों में गया, वैसे महाराष्ट्र में जो न्यूज़ 24 चाणक्य मेरे ही चैनल पर जो बातें दिखाई दे रही हैं उसमें मुझे थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा, मेरा ये आकलन है और मुझे पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बहुत दिनों तक रहा था, तो ये कहने का कि ये आधे आधे के आसपास होगा, 3-4 सीटों का डिफरेंस होगा, जो यहाँ 15-20 सीटों का 33 और 15 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इतना नहीं होगा, इसमें और कम होगा। दूसरी बात, मैं हरियाणा गया, मैंने न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में कई जगह कहा आधे आधे के करीब करीब बात होगी, लेकिन मैं अभी तबीयत बिल्कुल, आपने कहा ठीक नहीं, इतनी गर्मी में और कल के बाद थोड़ा सा लू सी लग गई थी, लेकिन जब मैंने उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखे तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं लगातार जो बातें कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा, तो न्यूज़ 24 चाणक्य के सर्वे में भी वो बात आई, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी बातें इस पे करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा 5 किलो राशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदू मुस्लिम, या जो भी बातें कह लें, सिर्फ इतने में उनके उत्तर प्रदेश की जीत को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं, वैसे मैं टेलीविजन चैनल में काम करता हूं, टीवी में काम करता हूं, बावजूद इसके मैं बड़ी साफगोई और ईमानदारी से कहता हूं कि टीवी चैनल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थक ज्यादा देखते हैं, और सोशल मीडिया एंटी मोदी, एंटी बीजेपी लोग ज्यादा देखते हैं, और सोशल मीडिया पर हुए शोर को जनता की असली आवाज समझ लेते हैं, जबकि वो बहुत कुछ इस तरीके का है कि वो उसमें विरोध की आवाज को ही ज्यादा दिखाया जाता है, और उसे जनता की असली आवाज समझ लेते हैं। चूंकि मैं दोनों माध्यमों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहता हूं, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के खिलाफ, खास करके देश के सबसे बड़े सूबे में थे, वो बहुत वोकल थे, वो बहुत आक्रामक थे, उनकी रैलियों में भीड़ बहुत आक्रामक थी, भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो कुछ खास लोग थे, वो MY समीकरण के लोग ही थे, जो ये सारा हल्ला शोरगुल हो रहा था और लोग उसको दूसरे तरह से देख रहे थे। मैं हमेशा से कह रहा था, और आज भी मैं आपको कह रहा हूं, कि अखिलेश यादव ने जो प्रयोग किए, जो दूसरी जातियों के, सिर्फ अपनी फैमिली के 5 लोगों को यादव उम्मीदवार उन्होंने बनाया, अपनी फैमिली से बाहर एक भी यादव कैंडिडेट नहीं दिया। मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने इससे कम कभी भी कैंडिडेट आज तक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कुर्मियों को, उन्होंने पासियों को, उन्होंने फॉरवर्ड्स को ऐसी जगह टिकट दिया कि उनका आकलन ये था कि उनका जो कोर वोट बैंक है, और साथ में वो जातियां जिसके उम्मीदवार हैं, अगर वो उनके साथ मिल जाएंगे तो नतीजे उलट हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शुरू तो 50 से करेगी, खत्म कहां होगी इसका पता नहीं, 55 पे भी हो सकती है, 65 पे भी हो सकती है। और चूंकि बहुत सारी सीटों पर आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव ने जिस जाति के उम्मीदवार को, और मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि राम मंदिर कोई मसला नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कतई हिंदू मुस्लिम मसला नहीं, राम मंदिर मसला नहीं, इसमें क्रेडिट गोज टू योगी आदित्यनाथ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं जाति धर्म, मेरी बात को याद रखिए, जाति और धर्म को छोड़कर जब ईवीएम मशीन में पहुंची, तो ये मेरा निजी व्यक्तिगत अनुभव है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार, कमल के फूल की सरकार उन्हें याद रही। पिछले पूरे सालों में अब किसी भी वर्ग की महिला हो, उत्तर प्रदेश में अपराध कम ज्यादा आंकड़ों में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन 18 साल 16 साल की लड़की से लेके 70 साल की महिला को यह लगता है कि आज की सरकार में वो सुरक्षित है कि नहीं है, ये अलग मसला है, मगर ये इंप्रेशन, ये भाव उसके अंदर है कि वो सुरक्षित है। दूसरी बात, उसे राशन मिल रहा है। तीसरी बात, कोई जमीन कब्जा नहीं कर रहा। अब गाजीपुर से गाजियाबाद तक का आप सफर तय करेंगे, आपको बंदूक की नाल और राइफल की नाल लिए लोग स्कॉर्पियो और एंडेवर में और फॉर्च्यूनर में नहीं दिखते हैं। ये वो चीजें हैं, ये वो असर है जो दिल्ली में बैठ के आप नहीं महसूस करते। मैं यहाँ
उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं लोगों को फील करता हूं, गुस्सा बहुत है मोदी सरकार से, बेरोजगारी से, महंगाई से, हिंदू मुसलमान से, सब चीज से गुस्सा है। लेकिन वो गुस्सा माइक पर, सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर, फेसबुक तक सीमित है। वो ईवीएम मशीन में जाने के बाद उसे अगर पंजा और साइकिल और कमल के फूल में से एक चुनना है तो तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम गुस्से के बावजूद उसने कमल के फूल पे बटन दबाया है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं पूरा गाजीपुर से गाजियाबाद कम से कम 50 से ज्यादा उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर गया हूं। इस आधार पे मैं पहले दिन से मेरे सारे वीडियो में मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान कतई नहीं होगा, फायदा हो सकता है और वही होगा। आप देखिएगा, मुलायम सिंह यादव फैमिली के लोग जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे और 2-4 और जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो भी जीतेंगे। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हार जीत का अंतर जो उत्तर प्रदेश में पहले था वो मार्जिन बहुत कम होगी और बीजेपी ने जो 2 बार यानी 10 साल से जो सांसद थे उनको टिकट दे करके, ये भी जो सीटें जाएंगी 12, 15, 18, 20 तक जा सकती हैं, वो भी जो सीटें जाएंगी वो ज्यादा सीटें वो होंगी जो 10 साल के सांसद है और पूरी एंटी इनकम्बेंसी उस कैंडिडेट के खिलाफ है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और दूसरी बात, मैं बिहार भी गया था इसलिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में 8 से 10-12 सीटों तक विपक्ष जाएगा और ये तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूं। वो बिहार के भविष्य के नेता के तौर पर मुझे दिखाई देते हैं। तो इन राज्यों में जो मैं गया, मेरी तबीयत तो थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन जब आप जैसा सोचते हैं वैसा एग्जिट पोल में आता है तो थोड़ा आप चाहते हैं कि आप भी अपना ज्ञान दूसरे लोगों तक और क्यों नहीं, बिल्कुल राजीव, और आपका ज्ञान बिल्कुल जमीनी ज्ञान है। जैसा मैंने कहा ना, आपने पूरे देश में इतनी सारी लोकसभा, इतनी सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर आम लोगों से बात की है और इसीलिए आपको सुनना हर बार अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब कहते हैं, बताते हैं अपना एक्सपीरियंस और जमीनी फीडबैक, तब पता चलता है कि वाकई जमीन पर हो क्या रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। शीतल जी, आपका एक और रिएक्शन, अब यूपी का भी आंकड़ा आ गया, आपको अब कुल मिलाकर कौन कौन से राज्यों के आंकड़ों पर यकीन नहीं हो रहा? जैसे आपने पहले कहा था कि आपको तमिलनाडु और केरल पर यकीन नहीं हो रहा, पंजाब पर नहीं। यूपी पर ही 37% वोट दिया है आपके इस आंकड़े ने, आप देख लीजिए, और 14% बसपा को दिया है। बसपा को 8% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा जब आंकड़े आएंगे। और कम से कम 43-44% वोट मिलेगा गठबंधन को। और जैसा उन्होंने अभी बोलते समय कहा कि वो 12 हो, 15 हो, 20 तक वो गए, मुझे लगता है 20 से भी ज़्यादा जरूर मिलेगा गठबंधन को सीटें। बहुत सी बहुत क्लोज होंगी, ये तो हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका वोट जो वोट प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ, 43-44% तक गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश में। 37 उसको पिछले चुनाव में भी मिला था। इस बार जो नहीं पार्लियामेंट का जो 19 का चुनाव हुआ था तब गठबंधन दूसरा था, तब से बहुत चीजें बदली हैं। लेकिन असेंबली में अकेले सपा को 37% मिला था और जो मताधार उनका था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस चुनाव में कुछ उनको इंक्रीज मिलेगा क्योंकि बसपा का वोट उनको ट्रांसफर हुआ है, ये विजिबल है। ओके, अनंत विजय, कौन कौन से राज्य हैं जहां आपको लगता है कि, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो ट्रेंड था आपके असेसमेंट का, ये तो उससे भी बहुत आगे है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर आपके असेसमेंट से भी ज्यादा बीजेपी अच्छा कर रही है? 2 तो ऐसे हैं, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में अगर 10 सीट मिल रही है मानक, तो ये मान के चलिए कि 400 पार है। केरल में 4 सीट सोचा भी नहीं होगा कभी, मतलब हमारे जैसे लोग तो नहीं सोच पाते। और वोट परसेंट में सेकंड नंबर पे, वोट परसेंट में सेकंड नंबर। वोट पर तो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि केरल और तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तमिलनाडु में खास तौर पे क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु और काशी में तमिल संगमम कराया गया था और पूरे साल भर चला वो, तो और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के सारे तीर्थ स्थानों से लेके और सारे डिप्लोमेटिकली भी जो उनके इंपॉर्टेंट नेता आए उनको लेकर तमिलनाडु जाना और ये करना, तो तमिलनाडु काफी अन्नामलाई थोड़ा ओवररेटेड फैक्टर है मुझे लगता है। अन्नामलाई से ज्यादा प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पूरे साउथ को, खासतौर से तमिलनाडु को अपने रडार पे लिया था, उसका परिणाम मुझे एक्सपेक्टेड था। लेकिन 10 सीटें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और केरल, जहां की वायनाड का क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अगर 4 सीटें उसमें वायनाड तो नहीं है कहीं,
जो 4 सीटें भाजपा को मिल, मुझे मालूम नहीं है। नहीं मुझे रायबरेली का मालूम है अभी कि रायबरेली में क्या होना है। तेलंगाना में हैदराबाद है उसमें। हाँ जो तेलंगाना में मुझे ये लग रहा है हमारा एनालिसिस सारी सीटें भी दिखा रहा है, सारी सीटें भी हो सकती है। इसका मतलब ओवैसी भी हार सकते हैं, माधवी लता उनको पटके नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश में आपका थोड़ा करेक्शन होगा, मुझे लगता है ज्यादा होगा, 70 के आसपास होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सारी टिकट बंटवारे में भ्रम की स्थिति पैदा की। आप बताइए कौन सा यादव MY फैक्टर में यादव क्यों जुड़ा रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ, ये बताइए। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 ही यादव हैं जो मुलायम परिवार के यादव हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगा और कोई नेता नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश। आप एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि यादव वोट भी उनसे खिसका है। यादव वोट खिसका ही है, आने दीजिए। यादव और अदर बैकवर्ड कास्ट के वोट जो है वो खिसका है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव पैनिक में आके कन्नौज से खुद चुनाव लड़ गए टिकट घोषणा करने के बाद, तो और आजमगढ़ उनको पता था, शायद उनको भांप रहे थे वो, और इसी चक्कर में परिवार के 5 लोग हो गए। पहले तेज प्रताप को कहीं से दे दिया, फिर बदल दिया, पहले बदायूं से शिवपाल यादव को दे दिया, फिर उनके बेटे को दे दिया। तो एक भ्रम की स्थिति समाजवादी पार्टी में बनी रही लगातार। ओके साधना भारती, अगर ये नतीजे सही, मतलब अगर ये आंकड़े सही हो गए 4 जून को, तो क्या होगा राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, आपके इंडिया गठबंधन का? देखिए एग्जिट पोल में कह लीजिए कि 400 पार है, लेकिन एग्जैक्ट पोल में बीजेपी ठगबंधन का सूपड़ा साफ है और वो कहीं से कहीं तक 400 पार नहीं है। अब आप कह लीजिए और फिर से यही कहना कि आपके मुंह से फिर निकल गया नतीजे हैं, तो देखिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है अभी 2-3 बार। जो पिछले एंकर बैठी थी वो भी 2-3 बार नतीजा बोल गई। नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल आने तो दीजिए। आप जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा तो फिर तो ये मान लीजिए कि मुर्गा, मटन, मुसलमान, मछली कहने वाले के साथ जनता चली गई, महंगाई और मणिपुर की बात करने वालों के साथ जनता नहीं है, नफरत, द्वेष और घृणा करने वालों के साथ जनता है, इनकी बातें करने वालों के साथ जनता है, और जो बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं उसके साथ जनता है, और उनके साथ महिलाएं खड़ी हो जाएंगी क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जमीन की जब बात आती है तो हम भी जमीन पर ही प्रचार कर रहे थे, मैंने लगातार प्रचार किया है। और अभी बात आती है रायबरेली की, तो वहां की जनता से जाके पूछिएगा कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ आज जनता खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है। और जो ओबीसी की बात बार बार की जाती है, तो जातिगत जनगणना कराने का वादा करके मुकरने वाले मोदी जी। अच्छा ठीक है साधना ओके, सारे मुद्दे देखिए पहले भी उठा चुके हैं, मैंने आपको पूरा समय दिया ये बोलने का आज भी। ठीक है, मेरे सवाल का साधना सुन रही हैं, सुन पा रही हैं? जी मैं सुन रही हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं चलिए मान लीजिए अगर ये आंकड़े सही हो गए, एक बार को मान लीजिए ना, अब तो वोटर प्रभावित नहीं होगा। नहीं अरे मैं अरे अच्छा चलिए एक काम करिए, सुनिए एक काम करिए, ये कह दीजिए हम चुनाव जीते या हारें इंडिया गठबंधन बना रहेगा, कांग्रेस पार्टी यूं ही खड़ी रहेगी और यूं ही लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी कोई आज से लड़ रही है क्या? आजादी के समय से कांग्रेस पार्टी उस समय लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। इंडिया अलायंस का क्या होगा, इंडिया गठबंधन का क्या होगा? देखिए इंडिया गठबंधन तो सरकार बनाने जा रहा है, वही होगा जो इंडिया गठबंधन में सरकार बनेगी, तो आप भी देखेंगे। अच्छा ठीक है आशुतोष, क्या होगा इंडिया गठबंधन का? आप पहले भी कांग्रेस, राहुल गांधी 2 लड़के आए थे ना, एक बार फिर अलग हो गए थे, फिर मायावती के साथ गए अलग हो गए, इस बार क्या होगा अगर हारे तो? नहीं देखिए मानक जी, अगर का मतलब बहुत बड़ा होता है, और मुझे लगता है कि मैं अभी रविशंकरन जी की बात सुन रहा था, तो उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मोदी विरोध के लोग चलते हैं, लेकिन उनको देखने वाले व्यूवर्स यही हिंदुस्तानी हैं, और ज्यादातर आप देखिए उसमें व्यूवर्स की संख्या उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट के ही आते हैं। अभी जब आप बात कर रहे थे तो आपने 12 +-6 किया है, तो मतलब 6 से 18 तक किया है, लेकिन उसी सोशल मीडिया में 2 बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 21 सीटें तक दी हैं, +- भी नहीं लिखा, और 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। ये सेकेंडों में हो रहा है, और मैं कह रहा हूं आपसे ये इतनी क्लोज फाइट है उत्तर प्रदेश और बिहार में कि प्रिडिक्ट करना इसमें बिल्कुल मुश्किल है। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एज है, क्योंकि उसके पास सिस्टम है, उसके पास तरीका है, उसके पास लेकिन जो जनता का जो साथ है वो इस बार इंडिया गठबंधन को मिला है, और मैं किसी भी तरीके से 25 से 30 सीटें से कम इंडिया गठबंधन को नहीं दूंगा, क्योंकि वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है और लोगों की सेंटिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, और जबरदस्त 10 साल की एंटी ओके रीना गुप्ता, बस एक रीना गुप्ता को ले लूं, उसके बाद स्टूडियो में आ रहा हूं नलिनी जी। रीना,
पहले चलिए यहीं से शुरू कर दीजिए, गठबंधन बना रहेगा क्या? हारें या जीतें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मानक, गठबंधन बना रहेगा, हारे या जीते, लेकिन हम जीतने वाले हैं। आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि मान लो, क्यों मान ले जाओ? अरे हमें भाई, मैं पता तो है कि एग्जिट हम पोल के जीतने आंकड़े वाले आया हैं। इसलिए पूछ रहा हूं, मान लीजिए। तो एग्जिट पोल में तो आप लोगों का बस चले तो आप इनको 700 सीट भी दे दें, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, वो भी सब मिला के दे दें। ऐसे मत बोलिए। तो आप देखिए रीना, मैंने वन तो सेकंड। आपको एग्जाम्पल दिया, रीना, सुनिए ना। एग्जाम्पल दिया ना। रीना, आप रीना, देखिए one ना, second, रीना। पंजाब के टाइम में, मेरी भी सुन लीजिए 2 सेकंड। हाँ। पंजाब के टाइम में 2022 में आपने हमें 50 सीट दी थी, हमारी 92 सीट्स आई थी उसके बाद। तो मैं कैसे मान लूं एग्जिट पोल्स को? अच्छा, और उससे पिछले वाले चुनाव में क्या हुआ था वो भी मैं आपको याद दिला दूं। जब आपने टेंट लगा लिया था, गुब्बारे लगा लिए थे, कुर्सियां लगा ली थी, बैंड बाजे का इंतजाम, लड्डू सब इकट्ठा कर लिया था, क्या हुआ था बताइए? मानक जी, हमारा जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो एग्जिट पोल में आता ही नहीं है, वो सीधे के सीधे हमें बम्पर सीट दिलवाता है। पिछले 10 साल से आप एग्जिट पोल्स देख लीजिए, इस बार भी वैसे ही होने वाला। मानक जी, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बिल्कुल मजबूती से जीत रहा है, मजबूती से साथ खड़ा है। अच्छा ठीक है। हाँ विनोद जी कुछ कह रहे हैं। रनिया जी, आप बार बार कह रही हैं कि मीडिया ने ये कह दिया, वो कह दिया। आपको मैं बात बताऊं एक, आप जब जीती वो सीटें पिछली बार, वहां से लौट के मैंने लिखा अगर वॉइस वोट से इलेक्शन होना है तो आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, लैंडस्लाइड से जीत रही है। जी। शीरीन भान ने एक दिन पहले मुझसे पूछा कैन दिस बी सो मैसिव, मैं कहा यस। देखिए बात यह है कि मीडिया कोई जान के आपको हराता नहीं है, जान के जितवाता नहीं है, क्योंकि अगले दिन नतीजा आ जाना है। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप हम पे ना करें। आपके नेता केजरीवाल को 2 दिन पहले फोन करके मैंने कहा था संगरूर आ रहे हो आप, आस्क हिम, यू कैन आस्क हिम। द पॉइंट इज दैट समटाइम्स वी गेट इट राइट, समटाइम्स वी डू नॉट गेट इट राइट। Absolutely. सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही है। और यही नलिनी जी। चाणक्य था जिसने इसी चैनल ने 65 सीट भी दिया था 2015 में। रीना जी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अब जब अनंत ने 2 बार याद दिला दिया। पंजाब में जब आप सारे एग्जिट पोल्स को दोष दे रही हैं कि कम दिखाई थी और हमारी 90 प्लस आ गई, हमने दिखाई थी 62 दिखाई थी, 60 प्लस दिखाया था। मैं उसका श्रेय नहीं लूंगा क्योंकि हम भी गलत थे, हम भी उस लैंडस्लाइड को ठीक से पढ़ नहीं पाए थे। एक बात आपको बता दूं, आज के दिन देयर वाज अ स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी आपके जो एमएलए हैं ना उनके खिलाफ, और वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बन रहे थे इस इलेक्शन में, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। आपकी पार्टी के आपके एमएलए बहुतेरे ऐसे थे जो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बन रहे थे। और विनोद जी, मुझे तो लगता है पंजाब में कांग्रेस की सीटें इनसे बहुत ज्यादा आएंगी। नहीं, वो लगता है ज्यादा आएंगी, लग रहा है। लेकिन जो बीजेपी की जो 4 है ना, वो थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली है। नलिनी जी बोली, क्या कह रही थी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, बार बार हमें ये याद करना चाहिए आज की शाम के एग्जिट पोल में जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत सही होती है या सही होती है, ये उसकी सीट कन्वर्शन नहीं होती है सही। और ये तो सब लोग जानते हैं कि जितनी छोटी स्टेट हो उतना मुश्किल है ज़्यादा उसको उसको वोट में सीट में कन्वर्ट करना। ये याद रखने वाली बात है। दूसरा ये है कि जो परिवारवाद की बात आती है बार बार, तो भाजपा का पाखंड हम नहीं उसको कभी तुहिन सिन्हा जी बैठे हुए कि कभी उसको हम उजागर नहीं करेंगे। कितनी परिवारवाद तो ये लोग कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी को एक सेकंड, आंकड़ा आ गया मेरे पास, फाइनल आंकड़ा न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस का। 543 में से 1 सीट का फैसला निर्विरोध हो चुका है। 400 सीटें एनडीए जीतने जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी का नारा सही हो रहा है। बिल्कुल न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक अब की बार 400 पार हो रहा है, लग रहा है। इंडिया गठबंधन 107 और अदर्स को मिल रही है सिर्फ 36। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस, फाइनल फिगर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 543 में से 400 सीटें जीतेगा इंडिया एनडीए और 107 सीटें मिलेंगी इंडिया गठबंधन को। और इसका मतलब आप समझ लीजिए, बीजेपी 370 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें गेन कर पाएगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब की बार 400 पार, सही हो गया नारा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मानक जी, ये पहली बार है, ये पहली बार है जब इतनी सर्वसम्मति से नहीं हुआ। देखिए ये माइनस उसमें सूरत वाला मिला के 401 हो गया। ये पहली बार है मानक जी जब इस सर्वसम्मति से सूरत में एक सीट पहले नहीं, उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, इस 400 में 543 में से 400 है। ओके, अब 400 में देखिए प्लस माइनस 15 है,
तो पार भी हो सकता है। देखिए, ये पहली बार है जब इस सर्वसम्मति से लगभग सारे एग्जिट पोल्स जो हैं एक प्रकार के आंकड़े का इशारा कर रहे हैं और सब जो है विपक्ष की एग्जिट का इशारा कर रहे हैं। तो अगर विपक्ष को इस एग्जिट पोल पर संशय है तो मेरे ख्याल से विपक्ष ने ठान लिया है कि वो भ्रमित करेंगे खुद को भी और बाकी को। ये एक लोग जो है ये सब एक हॉल में बैठकर इन्होंने आज फैसला किया कि 295 सीट हमें मिल रहा है। ना तो वो ये बता पा रहे हैं कि किस राज्य से कितना आ रहा है, ना तो ये बता पा रहे हैं कि कांग्रेस को कितना आएगा और बाकी पार्टियों को कितना आएगा। भैया उनको असेसमेंट करने का भी हक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उनको दावा और असेसमेंट करने का भी अपने कहने का हक नहीं है। इस देश में सपनों पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है सर। उनके तो आप उनके यहाँ भी तो पोलस्टर होंगे, उनके यहाँ भी उन्होंने भी पोल करवाए हैं, उनके यहाँ भी सुनील कोलोगुलू टाइप लोग हैं भाई। वो भी बता सकते हैं अगर वास्तविकता को ठुकरा कर अगर वो भ्रम में जीना चाहते हैं कि देखिए इंतजार कर लो यार। नहीं विनोद जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मतलब उसके बाद ठीक मैं 4 तारीख तक भी इंतजार करूंगा। विनोद जी 1 सेकंड, देखिए हम दूसरी बात कह रहे हैं, मैं और अनंत, और मैं भी बिल्कुल वही कह रहा हूं जो अनंत कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इनके मुद्दे नहीं चले और ये गलत हो गए, एग्जिट पोल सही हो गए, एग्जिट पोल ने सही पढ़ लिया, हम सही कह रहे थे। पर अब ये नहीं, ये प्लीज ये मत बोलिए कि विपक्ष को अब ये कहने का भी हक नहीं है कि हम 300 जीत रहे हैं। नहीं, 400 बोले वो भी, उन्हें भी 400 बोलना चाहिए। 300 तक वो भी हो सकता है, 295 तक सीमित क्यों रख रहे हैं? वो गलत पढ़ लिया हो सकता है कि उनका फीडबैक गलत हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो। नहीं, मेरे ख्याल या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे? हमारी तरह और ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए। 295 तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहिए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे अगर आए और कहे कि हम 350 सीट जीत रहे हैं, मुझे और खुशी होगी। अच्छा, ओके। और इस देश को भी। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका असेसमेंट भी इसी के आसपास होगा, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे कि 300 जीत सकते हैं। उनका असेसमेंट देखिए, आपने असेसमेंट दे दिया। ये जो 6-7 एग्जिट पोल्स हैं, वही उन्होंने सारे एग्जिट पोल्स ने उनका असेसमेंट जो है उनके समक्ष रख दिया। अगर वो नहीं स्वीकार करेंगे, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये सब पे लागू होता है। हम 4 को बात करेंगे। हो सकता है आप सही हो। बिल्कुल सही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का फाइनल फिगर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनडीए जीतेगा इस बार 400 ± 15। इंडिया गठबंधन जीत सकता है 107 ± 11 और अदर्स को मिल सकती हैं 36 सीटें। नलिनी जी, 400 पार 400 पार हो गया लगता है तो कि प्रधानमंत्री को ये आंकड़े। पिछली बार भी उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, जब वो बैठे थे तो उन्होंने कहा था 303 और 303 ही आए। इस बार वो कह रहे हैं 400 पार, तो 400 तो प्रधानमंत्री को उनकी एग्जिट, उनका जो पोलिंग सिस्टम है वो क्या है, जबकि जाकर के एन जो होता है वहाँ पर बताइए 400 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसके अंदर में 20% का भी फर्क हो सकता है। लेकिन उनका तो क्या बोले 0.25% भी नहीं इसका मतलब वो जमीन को समझते हैं, सच्चाई समझते हैं, या उनके पास में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सिस्टम। नहीं, वो विष्णु का 11वां अवतार है भाई। अरे अब तो कर्मयोगी है, वो कर्मयोगी है, मानना पड़ेगा आपको। वो कर्मयोगी, अगर ये हो जाता है तो मानना पड़ेगा। वो एक कर्मयोगी है, तपस्वी है। अब चाहे उनको किसी का अवतार कीजिए, मुझे तो लग रहा है वो लोकतंत्र के अवतार हैं। अब लोकतंत्र में जनता ने मोहर लगा दी है उन पर। हम कुछ भी कह लें कि उनका सिस्टम अच्छा है, ईवीएम खराब है, सारे जगह पे उन्होंने एक आदमी गुटखा लेके संविधान का आकार भी छोटा कर दिया। मुझे इतना खराब लगता था मानक, जब मैं देखता था कि संविधान इतना पतला सा लग रहा था कि वो प्लानर हो। संविधान को इस तरह लहराना, आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि चुनाव समाप्त हो गया है। राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए निकले थे और संविधान इतना छोटा। इनको याद होगा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट, मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं। 13 अप्रैल 1976 को स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी। अब हमें इन सब बातों को डाइसेक्ट करना होगा कि जिस व्यक्ति के पास एक लिगेसी है संविधान को पन्ने पन्ने फाड़ के फेंक देने का, वो व्यक्ति संविधान बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं।